Hello students, good morning. I am Alankar Sinha. Today I am here with the lecture of Administrative Law. आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे. सेकेंड लास्ट टॉपिक यानी इसके बाद एक टॉपिक और होगा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लेक्चर फिनिश हो चुका होगा. आपका पूरा का पूरा टॉपिक हमने कवर कर दिया है. आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी लोक निगम. पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, कैसे इसका गठन होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो आपको पता है कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भविष्य निर्माताओं ने निश्चित अर्थव्यवस्था को अपनाया. यानी कि जो फ्यूचर मेकर थे, भविष्य निर्माता थे, उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया. मिश्रित क्या होता है? मिला जुला. मिश्रित का मतलब मिला जुला अर्थव्यवस्था. कैसी मिली जुली अर्थव्यवस्था? पहले चीजें क्या थी, जैसे हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर पाए, उद्योग लगा पाए या किसी भी चीज का निजीकरण कर पाए. तो ऐसी स्थिति में सरकार ने प्राइवेट चीजों को अपने हाथ में ले लिया. तो सरकार ने क्या क्या फंडिंग करना शुरू कर दिया. सरकार ने फंडिंग करना शुरू कर दिया और प्राइवेट व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया. तो लोग यदि काम पब्लिक का है और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, कॉर्पोरेशन के रूप में कर दिया, निगम के रूप में कर दिया, जिससे कि वो यानी कि ऐसे निगम सरकार ने एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया और उस कानून के तहत क्या किया, ऐसे निगमों का संचालन करना शुरू कर दिया. एग्जाम्पल के लिए बीएसएनएल ले लीजिए. बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड या जीवन बीमा ले लीजिए, भारतीय जीवन बीमा. तो पहले बीमा छोटी छोटी कंपनियां क्या करती थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो बीमा से संबंधित एक कानून आ गया और उसके अंतर्गत जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम आ गया. सेम बीएसएनएल दूरसंचार निगम के लिए एक कानून आ गया, लॉ आ गया. हमारी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया और उसके तहत ऐसे निगमों का संचालन होने लगा. तो अब देख लेते हैं आपके शॉर्ट नोट में क्या है. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के भविष्य निर्माताओं ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया. मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने एक्सप्लेन कर दिया. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकासोन्मुख भारत को पूंजी निवेश की सख्त जरूरत पड़ी. यानी हमारा भारत कैसा था, विकासोन्मुख, विकास की तरफ उन्मुख था, अग्रसर था. यानी हमारा देश विकासशील देशों की कैटेगरी में आया. तो विकासोन्मुख भारत को पूंजी निवेश की सख्त जरूरत पड़ी. यानी कि हमारे देश में ऐसी आवश्यकता पड़ी जिससे कि कोई पूंजी निवेश करे, कोई पैसा इन्वेस्ट करे, जिससे कि बिजनेस आगे बढ़ पाए. निजी व्यक्ति बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश में अक्षम था. प्राइवेट आदमी जानते ही हैं कि वो गरीब हो चुका था. अतः सरकार अपरिहार्य कारणों से मुख्य पूंजी निवेशक बन गई. यानी कि सरकार के पास मजबूरी हो गई कि वो इन्वेस्ट करे किसी भी बिजनेस में या किसी भी कार्य में जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो. सरकारी नियंत्रण में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना समय की आवश्यकता थी. किसके नियंत्रण में? सरकारी नियंत्रण में. सरकार के नियंत्रण में बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना समय की आवश्यकता थी. इट वॉज डिमांड ऑफ टाइम. समय की आवश्यकता थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार के नियंत्रण में स्थापित किया जाए. क्यों सरकार के नियंत्रण में? जाहिर सी बात है, पूंजी कौन लगा रहा है? सरकार लगा रही है. उद्योगों में पूंजी निवेश ने लोक उद्यमों को जन्म दिया. इस तरह से उद्योगों में पूंजी निवेश यानी कि उद्योग में कौन पूंजी निवेश कर रहा है? सरकार निवेश कर रही है और इससे लोक उद्यमों को जन्म मिला. यानी पब्लिक कॉर्पोरेशन का फाउंडेशन पड़ा. संसद या राज्य विधायिनी अधिनियम पारित कर सार्वजनिक निगम या सार्वजनिक उद्योग या सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना करती थी. इसमें एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण. जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण भी हुआ कर. अब जो जीवन बीमा व्यापार छोटी छोटी निजी कंपनियों के नियंत्रण में थे, अब सरकारी नियंत्रण में आ गए. क्योंकि भारतीय जीवन बीमा आज भी हम लोग जानते हैं कि कहाँ हमें अपना पॉलिसी कराना है, LIC करानी है. LIC भागेगी नहीं. क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि सरकार के नियंत्रण के अधीन है.
कनेक्शन किसका ले रहे हैं लोग, बीएसएनएल पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकार की एक विंग है। तो जो सरकार की विंग है यानी जिसमें सरकार ने अपना पैसा लगा रखा है, ऐसे निगम लोक निगम की कैटेगरी में आ गए। वो सरकारी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक अधिनियम बना दिया, अधिनियम और अधिनियम के नीचे ऐसे लोक उपक्रम को रख दिया और यहाँ पर एक चेयरपर्सन बैठा दिया, और इस चेयरपर्सन ने क्या किया, पूरी संस्था का रेगुलेशन अपने हाथ में ले लिया, पूरी संस्था का रेगुलेशन अपने हाथ में ले लिया। जीवन बीमा, इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा। इस प्रकार भिन्न भिन्न अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए जाने के कारण इन सार्वजनिक या लोक निगम या लोक उपक्रमों का कोई समरूप निश्चित स्वरूप नहीं था। तो आप जान रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि चूंकि ये सारे निगम सरकार के द्वारा गठित किए गए, तो जैसे आपने बीएसएनएल ले लिया, जीवन बीमा निगम ले लिया, तो इस तरह से अलग अलग निगमों का अलग अलग स्वरूप होने लगा, सम स्वरूप नहीं रहा, एक जैसा स्वरूप नहीं रहा। जैसी आवश्यकताएं हुई उसी के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर लिया गया। लोक निगम या लोक उपक्रम को किसी भी अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, यानी लोक निगम या लोक अधिनियम किसी भी एक्ट में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु लोक उपक्रम या सार्वजनिक निगम को एक ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से अस्तित्व में आता है। कैसे अस्तित्व में आता है? अधिनियम के अनुपालन से अस्तित्व में आता है, यानी कि ये लॉ बना दिया गया, ये है कानून, ये कानून है। कौन सा कानून है? मान लीजिए जीवन बीमा निगम से संबंधित कानून है, और इसके अंतर्गत जो ये निकाय आ रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये एक निकाय है, इस कानूनी संस्था के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए इसे एक कॉर्पोरेशन का स्वरूप दे दिया गया। जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से अस्तित्व में आता है तथा जो पूर्ण रूप से सरकार तथा सरकारी नियंत्रण में स्थापित किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोक निगम एक ऐसा मिश्रित संस्थान है जिसमें व्यापारिक कंपनी तथा सरकारी विभाग के लक्षण विद्यमान होते हैं, यानी दोनों लक्षण, एक तो सरकारी विभाग का भी लक्षण विद्यमान होता है और दूसरा व्यापारिक कंपनी का भी लक्षण। ना ये प्योर सरकारी है ना ये प्योर प्राइवेट है। निगम क्या होता है? ना ही ये प्योर प्राइवेट है ना ही प्योर सरकारी है, यानी सरकारी और प्राइवेट का मिक्सचर है, मिला जुला हुआ फॉर्म है। प्रोफेसर वेड लोक निगम को परिभाषित करते हैं और कहते हैं लोक निगम एक मिश्रित संस्थान है जिसमें कुछ चिन्ह सरकारी विभाग के होते हैं तथा कुछ चिन्ह व्यापारिक कंपनी के होते हैं तथा जो केंद्रीय या स्थानीय सरकार के सामान्य ढांचे के बाहर होते हैं। गार्नर महोदय ने डिफाइन किया है, प्रोफेसर वेड ने डिफाइन किया है, फिर गार्नर महोदय ने भी पब्लिक कॉर्पोरेशन को डिफाइन करते हुए कहा है, आधुनिक लोक निगम राष्ट्रीयकरण या निजीकरण के उद्यम के मध्य समझौता है। क्या है आधुनिक लोक निगम, पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है? राष्ट्रीयकरण क्या तथा निजी उद्यम के मध्य एक समझौता है, यानी कि नेशनलाइजेशन या फिर कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, नेशनलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीयकरण। तो एक राष्ट्रीयकरण का मतलब ये सरकारी संस्था हो गया और निजीकरण का मतलब प्राइवेट। इनका मिक्स स्वरूप है, मिला जुला हुआ पार्ट है, दोनों के लक्षण इसमें विद्यमान हैं। यह संस्था वास्तव में एक ऐसा साधन है जिसकी स्थापना किसी विशिष्ट उद्यम को लोक हित के लिए प्रशासित करने के उद्देश्य से की गई है। क्यों की गई है? विशिष्ट उद्यम को लोक हित के लिए प्रशासित करने के उद्देश्य से की गई है। विशिष्ट उद्यम क्या है? मान लीजिए अगर हम दूरसंचार निगम की बात कर लेते हैं तो ये दूरसंचार एक विशिष्ट निगम की कैटेगरी में आएगा या नहीं? क्यों आएगा ही? क्यों आएगा? क्योंकि लोगों को एक दूसरे के से बात करना बिना शरीर को देखे हुए, यानी कि जब हमारे यहाँ
इंटरनेट का जमाना नहीं था, सिर्फ टेलीफोन चलता था और बीएसएनएल उसे रेगुलेट करती थी, तो उस जमाने में एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने के लिए एक विशिष्ट संस्था थी और इस विशिष्ट संस्था का उद्देश्य क्या था कि कम समय में अधिकांश लोगों के नेटवर्क को जोड़ करके काम को तीव्र गति से किया जाना। तो जैसा कि इसमें इंगित है कि विशिष्ट उद्यम को लोक हित के लिए प्रशासित करने के उद्देश्य से की जाती है। लोक निगम या लोक उपक्रम की स्थापना अधिनियम पारित कर दी जाती है। यह स्वायत्त शासी संस्थान होता है। स्वायत्त शासी संस्थान का मतलब क्या होता है? स्वायत्त शासी का मतलब स्ववित्त पोषित, यानी कि खुद से पैसा अर्न करेगा और खुद ही कर्मचारियों में सैलरी बांटेगा, खुद ही डिपार्टमेंट देखेगा, सब कुछ खुद करेगा। स्वायत्त शासित यानी कि स्वयं से वित्त का शासन होगा, यानी कि वित्त स्वयं से अर्जित करेगा और स्वयं उसे रेगुलेट करेगा, जो सरकार के दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर लोक हित के कार्य करता है। यानी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि मान लीजिए कि भारत संचार निगम है, तो इस निगम का जन्म कैसे हुआ? इस निगम का जन्म पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई विधि से हुआ। बस सरकार का काम विधि बनाना है, पार्लियामेंट का काम विधि बनाना है, विधि बना दिया। अब इस एक निगम की स्थापना, भारतीय संचार निगम बीएसएनएल जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना हो गया। अब ये निगम स्वयं वित्त का अर्जन करेगा, स्वयं अपने अधिकारी और कर्मचारियों के लिए नियम उपनियम बनाएगा और स्वयं अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करेगा। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई लोक निगम विधि के प्रतिकूल कार्य न करे, और तभी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का इंटरफेरेंस आ पाएगा। नेक्स्ट है, यह स्वायत्त शासी संस्थान होता है जो सरकार के दिन प्रतिदिन के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर लोक हित में कार्य करता है। लोक निगम नीति संबंधी प्रश्नों को छोड़कर ये निगम अपनी कार्य प्रणाली स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। यानी नीति संबंधी विषयों को छोड़कर, नीति संबंधी प्रश्नों को छोड़कर ये सभी कार्य, निगम सभी कार्य स्वयं से स्वतंत्र संचालित करते हैं। लोक निगम एक प्रकार की नई संस्था है जिसका उदय सरकार के नए सामाजिक तथा आर्थिक कृत्यों के कारण हुआ है। जाहिर सी बात है, सभी सामाजिक और आर्थिक कृत्य सरकार स्वयं से कर पाना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए सरकार ने एक ऐसे विंग को प्रोड्यूस किया है, एक ऐसे विंग को ला करके रखा है जो अर्ध सरकारी संस्थान के रूप में कार्य करे, यानी ना तो वो सरकारी है ना ही वो प्राइवेट है, यानी दोनों का मिश्रित स्वरूप है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक निगम एक अभिकरण है, एजेंसी है। अभिकरण का मतलब एजेंसी, आपने एजेंसी वर्ड सुना होगा, टर्म सुना होगा, तो अभिकरण है यानी एजेंसी है जिसका सृजन विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किया गया है। कैसे इसका सृजन हुआ है? विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा, जो सरकार की ओर से किसी सेवा का संचालन करता है, किंतु एक स्वतंत्र विधि सत्ता के रूप में जिसके पास स्वयं अपनी विधि होती है तथा अधिकांशता प्रबंध में या स्वायत्त यानी ऑटोनोमस स्वतंत्र होता है, यानी अपने प्रबंध में ऑटोनोमस होता है, स्वतंत्र होता है, अपने नीतियों को निर्धारित करने में, अपने कार्य का दिशा निर्देशन करने में स्वयं निर्णय लेती है। कोई भी निगम, चाहे वो भारतीय संचार निगम लिमिटेड हो या फिर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड भारतीय जीवन बीमा निगम हो। अब इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोक निगम या लोक उपक्रम के सामान्य लक्षण। क्या होते हैं इसके सामान्य लक्षण, कैसे जानेंगे कि ये लोक निगम या लोक उपक्रम है? तो जाहिर सी बात है, पहला लक्षण क्या है कि मिश्रित स्वरूप है, सरकारी और प्राइवेट का मिश्रित स्वरूप है, ना ही ये सरकारी है ना ही ये प्राइवेट है। ये क्या है? ये सरकारी भी है, प्राइवेट है, दोनों का मिश्रित स्वरूप है। यह राज्य के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी निगम राज्य के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत आता है, भारत सरकार का इस पर पूरा
स्वामित्व होता है। सामान्यतः लोक निगम एक विशिष्ट विधि के अनुमान में सृजित होता है। लोक निगम की संरचना, कर्तव्य, उन्मुक्तियां तथा इसके प्रबंध का प्रारूप इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। यानी कि जो लोक निगम के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं, इन्हीं अधिनियम के अंदर जो प्रारूप बनाए जाते हैं, जो एक तय सीमा होती है, उसी के अंतर्गत लोक निगम की संरचना, उनके कर्तव्य, उनकी उन्मुक्तियां लिखी होती हैं, निर्देशित होती हैं। इस पर थर्ड पॉइंट है, लोक निगम एक निगमित निकाय होता है। लोक निगम कैसा निकाय है? निगमित, इनकॉर्पोरेटेड होता है। ये कैसा होता है? इनकॉर्पोरेटेड यानी निगमित होता है। अतः विधिक उद्देश्यों के लिए इसका पृथक अस्तित्व होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एग्जिस्टेंस है वो पृथक होता है। इस पर वाद लाया जा सकता है, क्योंकि निगमित है। निगमित का मतलब एक पर्सन का रूप है। जैसे हम आप एक पर्सन है, वैसे निगम भी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। और मान लीजिए भारतीय संचार निगम BSNL, ये क्या है? ये एक पर्सन है, ये एक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? ये जीवित व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लीगल पर्सन कह सकते हैं। लीगल पर्सन यानी विधिक व्यक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति कितने टाइप के होते हैं, तो हम आप लीगल व्यक्ति भी हैं और विधिक और जीवित व्यक्ति भी हैं। लेकिन जो भी निगम होते हैं, जो भी कंपनी होती है, ये सिर्फ विधिक व्यक्ति होती है, जीवित व्यक्ति नहीं होती है। अब आप कहेंगे विधिक व्यक्ति का काम क्या है? तो विधिक व्यक्ति अगर कोई संस्थान है तो वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकती है, यानी लिटिगेशन फाइल कर सकती है, और कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ भी मुकदमा फाइल कर सकता है। जैसे ये कोई एक चीज है, माइक है, क्या ये विधिक व्यक्ति है? क्या हम इसके खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकते हैं? क्या ये हमारे खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकता है? ये डाइस है, क्या ये हमारे खिलाफ मुकदमा फाइल कर सकता है? क्या हम इसके खिलाफ कर सकते हैं? नहीं, ये विधिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन कंपनी क्या होता है? निगम। ये क्या होता है? यूनिवर्सिटीज, ये क्या होते हैं? ये जैसे यूनिवर्सिटीज में भी आप देखते हैं एक स्ववित्त पोषित होता है और एक होता है सरकारी। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है? ये सरकारी है। लेकिन अगर हम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये अर्ध सरकारी की कैटेगरी में आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है और स्वयं भी इसे अपने नीति निर्देशन का पूरा हक है। इस टाइप से बहुत सारी ऐसी निगम हैं जो अर्ध सरकारी यानी मिश्रित स्वरूप का एक परिचायक है। अब यहाँ पर जो हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे आपसे, वो क्या था कि निगम, लोक निगम जो होते हैं, विधिक व्यक्ति होते हैं, इनका लक्षण क्या होता है? तो इस पर वाद लाया जा सकता है तथा निगम दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध भी वाद ला सकता है, या अपने नाम से संविदा कर सकता है। यानी कि अगर कोई कंपनी या निगम होगा तो ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही कंपनी लीगल पर्सन होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़े होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता क्या होनी चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में होना चाहिए। व्यक्ति में कोई जरूरी नहीं वो जीवित व्यक्ति हो, वो एक विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है? संविदा भी कर सकता है। कौन? निगम संविदा भी कर सकता है, तथा या अपने नाम से संपत्ति अर्जित कर सकता है। आप देखते हैं कंपनी के नाम से कॉलेज, आप देख रहे हैं ना, कॉलेज खोले जा रहे हैं। कॉलेज किसके नाम से? ट्रस्ट बनाया जा रहा है, संस्थाएं बनाई जा रही हैं, निगमित किया जा रहा है। तो इस टाइप से उसके नाम पर कॉलेज के लिए जमीन लिया जा रहा है, या कंपनी के लिए जमीन लिया जा रहा है, या निगम खोलने के लिए जमीन लिया जा रहा है। तो ऐसे संपत्ति का अर्जन भी, जैसे हम आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं जीवित व्यक्ति और विधिक व्यक्ति होने के नाते, वैसे ही निगम भी एक विधिक व्यक्ति होने के नाते संपत्ति का अर्जन भी करता है। चूंकि निगम अपने नाम से व्यवसाय या व्यापार करता है, अतः उसे सरकारी विभागों की अपेक्षा संविदा करने तथा संपत्ति अर्जित करने के संबंध में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी वो ज्यादा ऑटोनोमस होता है, वो ज्यादा स्वतंत्र होता है। कौन? निगम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पूंजी निवेश तथा हानियों को पूरा करने के समायोजन के अधिकार को छोड़कर। कौन से अधिकार को छोड़कर? ध्यान दीजिए, पूंजी निवेश तथा हानियों को पूरा करने के समायोजन के अधिकार को छोड़कर लोक निगम सामान्यतः स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित होता है।
इसकी अपनी स्वयं की निधि होती है, यानी खुद का अपना फंड होता है। इसे अपनी निधि को पुनर्निवेशित करने का अधिकार प्राप्त है। पुनर्निवेशित करने का मतलब मान लीजिए कि आप कोई कॉलेज ले लीजिए, कोई किसी भी कॉलेज का आप नाम ले सकते हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं उसका नाम ही आप स्वयं ले लीजिए। तो वो कॉलेज क्या है, एक कॉलेज से 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज, 5 कॉलेज, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस खुल जाते हैं एक ही कॉलेज के। तो वो कैसे होता है, जाहिर सी बात है कि वो एक संस्था कब बनाते हैं, ये एक संस्था या एक निगम बनाते हैं या एक कंपनी बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक संस्था बना करके वो सारा का सारा संपत्ति उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी कॉलेज का अपना फंड होता है, वो अपने फंड से टीचर को सैलरी देते हैं, वो अपने फंड से बिल्डिंग बनवाते हैं, वो अपने फंड से पुनर्निवेशित यानी दूसरी जगह जमीन लेकर के नया कॉलेज बनाते हैं। तो इस टाइप से आप देखते हैं कि ऐसी संस्थाओं को निधि को पुनर्निवेशित करने का अधिकार, पुनर्निवेशित का मतलब पुनः से निवेश करना, फिर से उसको इन्वेस्ट करना, या सरकारी खजाने से या साधारण जनता से उधार मांग सकता है। कोई भी संस्था क्या होता है, सरकारी खजाने से उधार मांग सकता है या जनता से उधार मांग सकता है। कैसे जनता से उधार मांगेगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत, अभी आपने चिट फंड घोटाले देखे होंगे, है ना, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो अपना शेयर पब्लिक में बांटती हैं और ये कहती हैं कि आप 100 रुपए के हमारे शेयर खरीद लो तो आपको 2 साल के अंदर हो सकता है हम डबल करके दे दें, ट्रिपल करके दे दें। तो जो जैसे रिलायंस शेयर बेचती है अपनी, तो इस तरह से बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो अपनी शेयर निकालते हैं। और शेयर में क्या होता है कि पब्लिक से वो पैसा लेते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से 100, 500, 1000 ऐसे इकट्ठे होकर के लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो लाखों करोड़ों रुपए कहीं जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, फिर बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर कॉलेज से फीस आती है, उस फीस से जो इनकम होता है वो अपने शेयरर को उसी के अकॉर्डिंग जैसा उनका टर्म्स एंड कंडीशन होता है उनको रिपे करते हैं, पुनः वापस करते हैं। इस प्रकार से ये हम किसको मिल जाता है, निगम, कंपनी या संस्था को। या लोक नीति के खर्च पर लागू विनियमनकारी या प्रबंधकारी अधिनियमों के प्रवर्तन से उन्मुक्त रहता है। उन्मुक्त का मतलब फ्री होता है। किस प्रकार के नियमों से फ्री होता है, लोक नीति के खर्च, यानी कि जो लोक निधि का जो खर्च होगा पर लागू विनियमनकारी या प्रतिबंधकारी अधिनियम। लोक निधि पर जनरली क्या होता है, प्रतिबंध होता है कि आप इतना पैसा खर्च नहीं, इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, या फिर आप पर्टिकुलर पैसा इसी मद में खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ जो फंड मिलता है उस फंड पर कोई जरूरी नहीं है कि किसी का कोई प्रतिबंध हो, यानी कि ऐसे प्रतिबंध से निगम या कंपनी फ्री होती हैं, मुक्त होती हैं। तभी आप देखते हैं कि कोई कंपनी बना लेता है और उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चलाना जानता है, तो आप देखते हैं कि साल भर के अंदर, साल 2 साल में वो कई करोड़ का मालिक हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे किसी कंपनीज को फैसिलिटी मिलती है। कंपनीज का मतलब निगम, क्योंकि हम निगम ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, यह बजट से मुक्त होता है, यह लेखा तथा लेखा परीक्षण से तथा अनियमित अभिकरणों पर लागू होने वाली प्रक्रिया से मुक्त होता है। तो जाहिर सी बात है बजटिंग, ये जैसे जनरली एक बजट होता है वैसे ये निगम, कंपनी, अब ये इन्हें बजट नहीं देना होता है कि हमारा साल भर का ये बजट है या इतने का बजट है। कोई बजटिंग का प्राविधान निगम या कंपनी के लिए नहीं होता है। अधिकांश मामलों में लोक निगम के सेवक सरकारी या लोक सेवक नहीं होते हैं। जो लोक निगम के सेवक होते हैं यानी एम्प्लॉय होते हैं, वो लोक सेवक नहीं होते हैं, इन्हें पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। सामान्यतः लोक निगम अपने सेवकों की नियुक्ति स्वयं करता है तथा इसके वेतन तथा सेवा शर्तों का निर्धारण लोक निगम स्वयं करता है। तो लोक निगम में जो जनरली हम लोगों की लाइफ में या आप लोगों की लाइफ में आप देखते हैं, ज़्यादा वाकिफ आप किससे हैं, ज़्यादा वाकिफ जनरली हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में इंश्योरेंस के लोग आते हैं, तो हम जीवन बीमा निगम से वाकिफ हैं। बिजली विभाग से वाकिफ हैं जो एक निगम के तहत काम करती है। साथ में हम फोन यूज करते हैं तो BSNL भारतीय संचार निगम से वाकिफ है। तो जो हम देख रहे हैं इसमें भर्तियां कैसे होती हैं, इसमें भर्तियां कोई गवर्नमेंट नहीं करती है, सरकारी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग से नहीं होता है या फिर लोक सेवा आयोग से नहीं होता है, इनकी भर्तियां
ये स्वयं करते हैं, यानी इनका एक अपना पैरामीटर होता है और उसी पैरामीटर के एम्बिट में रह करके अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ये अपॉइंट करते हैं। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा देख लेते हैं। स्वयं करता तथा इसके वेतन तथा सेवा शुल्क का निर्धारण लोक निगम स्वयं करता है। लोक निगम के सेवकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में प्राप्त संरक्षण प्रदान किया गया वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है 311 में संरक्षण किसको है, याद करिए। अनुच्छेद 311 में पब्लिक अथॉरिटीज को संरक्षण प्राप्त है। लोक सेवा आयोग जो आप पढ़ते हैं, पब्लिक अथॉरिटीज को वहां पर संरक्षण प्राप्त है, लेकिन चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट होते नहीं है इसलिए अनुच्छेद 311 में इनको लोक संरक्षण नहीं प्राप्त है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। लोक निगम सरकार की ओर से अपने कार्य का संचालन करता है, यानी जो भी कार्य का संचालन करता है वो सरकार की ओर से करता है, अतः वह सरकार का अभिकरण होता है। सरकार का अभिकरण यानी उसकी एक एजेंसी है, सरकार की एक एजेंसी है कोई भी निगम। अतः यह संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। तो 12 में आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा में निगम को रखा गया है। इसे क्या माना गया है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। यानी याद कर लेंगे, एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके एलएलबी के लिए हो, पीसीएसजे के लिए हो, जज बनने के लिए हो या सरकारी वकील बनने के लिए हो, जिसे एपीओ बोलते हैं। पूछा जाता है क्या निगम एक राज्य है, तो जाहिर सी बात है माना गया है कि निगम एक राज्य है। और अगर राज्य ना माना जाता तो क्या होता, तो जाहिर सी बात है कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है, राज्य के अगेंस्ट है। और अगर निगम को राज्य नहीं मानेंगे तो निगम अपना मनमाना रवैया एम्प्लॉय के साथ अपनाएगी और हम फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होने पर भी हम इसके अगेंस्ट न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए निगम को एक राज्य का दर्जा प्राप्त है। अतः वह संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। लोक निगम के विरुद्ध मौलिक अधिकार का दावा किया जा सकता है। अतः संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो रिट्स हैं उन्हें लोक निगम के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं, जबकि प्राइवेट निगम निगमित व्यक्ति होने के बावजूद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी आपके सामने आई, एक लोक निगम और एक प्राइवेट निगम। तो जो लोक निगम होंगे वो एक राज्य है, लेकिन प्राइवेट निगम राज्य नहीं है। प्राइवेट निगम राज्य न होने की वजह से आर्टिकल 12 में स्टेट का दर्जा नहीं प्राप्त है और उनके खिलाफ अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, लोक निगम का व्यक्तित्व पृथक होता है, परंतु लोक निगम संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिक नहीं है। एक और पॉइंट, अभी क्या आपने देखा, लोक निगम राज्य है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोक निगम भाग 2 के अंतर्गत नागरिक नहीं है। अभी हमने क्या बताया था, लोक निगम एक विधिक व्यक्तित्व है, विधिक व्यक्तित्व, लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन तो है लेकिन नागरिक नहीं है, याद रखिएगा। नागरिक और लीगल पर्सन अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, तो ये नागरिक नहीं है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रताएं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, लोक निगम को प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रताएं हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। चूंकि लोक निगम नागरिक नहीं है इसलिए आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताओं का लाभ लोक निगम नहीं ले पाएगा। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, वो क्या है, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये AIR 1983। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के विषय में याचिका का दावा कर सकती है, क्योंकि शेयर धारकों तथा कंपनी के अधिकार सविस्तीर्ण हैं। सविस्तीर्ण का मतलब वो एक्सटेंसिव हैं। जाहिर सी बात है कि शेयर धारक और कंपनी, शेयर धारक यानी जो शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी, इनके अधिकार क्या हैं, ये इक्वल है, सहविस्तीर्ण है। अतः एक को मूल अधिकार प्रदान करने पर दूसरे को भी मूल अधिकार प्रदान करना होगा। तो अभी तक आपने क्या देखा कि लोक निगम क्या होते हैं, लोक निगम के लक्षण क्या हैं, लोक निगम से रिलेटेड केस आपने स्टडी किया। लास्ट पॉइंट है लोक निगमों पर नियंत्रण। तो किसका नियंत्रण होगा, क्योंकि लोक निगम लोक विधि का पूंजी के रूप में प्रयोग करते हैं। किस
क्या करते हैं, लोक निगम लोक निधि का पूंजी के रूप में प्रयोग करते हैं तथा ये लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अतः इसे स्वायत्तता प्रदान करने के साथ साथ इस पर किसी न किसी रूप से नियंत्रण करना आवश्यक है। अब इस पर किसका नियंत्रण है, दो चीजें हैं, एक संसदीय नियंत्रण है और दूसरा सरकारी नियंत्रण है। तो इस पर आपने क्या देखा कि लोक निगम पर दो प्रकार के नियंत्रण है, एक संसदीय नियंत्रण है और एक सरकारी नियंत्रण है। तो आज आपने लोक निगम के बारे में पूरा पढ़ लिया है। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि छूट रहा है कमेंट बॉक्स में नोट करिए, बताइए कि सर हमारा ये क्वेश्चन इसमें अभी लेफ्ट है, आपने इसे नहीं पढ़ाया है। हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर सेकंड टाइम में अवेलेबल करवा देंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। एक चीज और जान लीजिए, अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर ही आप वॉच करते हैं, सही से सुनते हैं ध्यान से और नोट्स बना लेते हैं और सिर्फ आप वीडियो लेक्चर में सुनी हुई बातों को भी एग्जाम में लिख देंगे तो इतने में भी आपको LLB में 70 to 80% मार्क्स मिल जाएंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूँ।